बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, हर साल की तरह मानसून के मौसम में कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, डूब जाता है। पानी पानी हो जाता है, लेकिन अगर कोई पानी पानी नहीं होता तो हमारे हुक्मरान शर्म से पानी पानी नहीं होते। हर साल कराची वालों की जिंदगी अजीरन हो जाती है तकरीबन 1 महीने के लिए, जो मानसून के स्पेल का महीना होता है, और सारे के सारे इमदादी काम के लिए, खाने बांटने के लिए, पूछने के लिए, अपनी सियासी साख बढ़ाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रेपरेटरी काम होता है उसके लिए कोई नहीं पहुंचता। कराची के नदी नाले साफ करने के लिए कोई नहीं पहुंचता। अदालत को फैसला करना पड़ता है कि जाइए एनडीए में, आप जाके नाले साफ करके आइए। वहाँ वफाक और सिंध हुकूमत की आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती हैं, सियासत नहीं ख़त्म होती है। इस सियासत की बुनियाद के ऊपर कराची में कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन इस बार जो मानसून का स्पेल है वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की कि तकरीबन 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस मानसून की बारिशों ने। लेकिन चलिए माना इस बार 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया, पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था, और उससे पिछले साल क्या हुआ था, और पिछले 40 सालों में क्या होता चला आ रहा है? क्या हर साल यही सूरत हाल नहीं होती? क्या हर साल कराची की सड़कें नदी का मंजर पेश नहीं करती? क्या हर साल हम लोगों को गाड़ियों की बजाय कश्तियां लाने का सोचना नहीं पड़ता कराची में? तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन मेरा एक सवाल हमारी नेशनल लीडरशिप से है, और वो ये है कि आज से 40 साल 30 साल पहले हमने डैम्स बनाए होते तो अभी जो मुख्तलिफ शहरों में दरिया भर जाने की वजह से और इंडिया ने जो पानी छोड़ा है विदाउट एनी वार्निंग, उसकी वजह से जो हम इमरजेंसी लेवल पर पहुंच चुके हैं, दरिया चनाब जो है वो, इसके अलावा जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के यहाँ रिवर समा है वो, यानी रिवर्स जो भर गए हैं, इनके ऊपर अगर हमने डैम बनाए होते तो आज क्या इन फ्लैश फ्लडिंग से हम बच ना जाते? क्या हमारे हुक्मरानों में दूरअंदेशी नाम की कोई चीज है, या फिर वो ये चाहते हैं कि जानबूझ के अवाम इस मसाइल से दो चार हो ताकि उस मौके के ऊपर जाकर अपनी सियासत चमकाई जा सके? यही सवाल आज मैं तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनके लीडरान के सामने रखने वाली हूं। मैं तारुफ करवाती हूं मेरे मेहमानान का। कमल चौज़म हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए है, रहनुमा है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। बहुत शुक्रिया कमल, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा पीएमएलएन के रहनुमा है हमारे साथ सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। बात करेंगे इस हवाले से। कमल, सबसे पहले आपकी तरफ। अच्छा कमल, सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे, जिनके अंदर से ऑफ कोर्स गवर्नर सिंध है, इमरान इस्माइल साहब हो गए, कुछ और लोग जो एमपीएज हैं कराची के, वो सारे कराची की सूरत हाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन के अलावा फेडरल गवर्नमेंट कराची के मसाइल को ईज करने के लिए कुछ कर सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनीका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और इसके जवाबात जो हैं वो पुरानी स्टेटमेंट्स सीएम जो सिंध है माशाल्लाह मिस्टर मुराद अली शाह साहब, उनके जो बयानात हैं उसमें आपके तमाम सवालों के जवाब हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हमारे 14 एमएनए, अगर एमएनए का इख्तियार देख लें 18वीं तरमीम के बाद, तो वो सूबे में जाके कोई काम इफेक्टिवली नहीं करा सकता, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। अच्छा, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो एमपीए जो वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमारी जो सिंध की हुकूमत है वो इतने खुले दिल के हैं कि उन्होंने एक आना भी देना उन्हें पसंद नहीं किया, बल्कि उल्टा कराची को उन्होंने इस बात पे पनिशमेंट दी है कि उन्होंने पीटीआई को इलेक्ट क्यों किया, 14 एमएनएज इलेक्ट क्यों किए और कई एमपीएस को क्यों इलेक्शन में वोट दे के जिताया है। तो इस वजह से उन्होंने पनिशमेंट देते हुए एमपीएस को कोई फंड नहीं दिए। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि अपने एमपीएस को, एमएनएस को फंड दें और स्कीम्स दें और ऐसी कोशिश करें कि वहाँ जाके कोई डेवलपमेंट करा सकें, तो मुराद अली शाह साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये अगर फेडरल इस तरह आके हमारे इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दूसरा, इनकी 18वीं तरमीम जो एक बकौल इनके आसमानी सहीफ़ा बन चुका हुआ है, उसकी बेअदबी हो जाती है और इन सबको एक तमाशा लग जाता है। लेकिन होता यह है कि कोरोना का जब टाइम आया, जो एक सदी में पूरी दुनिया ने नहीं देखा था,
جب کرونا کا ٹائم آیا تو ان کا رونا ہم نے آسمانوں پہ دیکھا کہ فیڈرل حکومت ہمیں پیسہ دے, فیڈرل حکومت ہمارا کام کروائے, یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی آ کے فیڈرل گورنمنٹ کام کرے. آج آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں 12 سالوں میں پی ایف سی یعنی پروونشل فیڈرل جو کمیشن ہے اس کو انہوں نے آگے پروونشل فائنینشل کمیشن کو انہوں نے آگے نہیں ہونے دیا. بلدیاتی نظام نہیں کیا, لوکل جی ہاں بلدیات کو افیکٹو نہیں ہونے دیا. ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی سی ایم صاحب کے پاس ہے, لیکن نالوں میں اگر گندگی ہے, کچرا بھرا ہوا ہے تو وہ 14 MNA صاف کریں یا پھر پی ٹی آئی جا کے صاف کرائے. اس طرح باقی بھی انہوں نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. نہ وہاں پہ میئر کو انہوں نے امپاور ہونے دیا, نہ وہاں پہ کسی اور کو یہ کام چلنے دیتے ہیں, نہ فیڈرل کے پاس کوئی اور اس طرح کے 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ہیں کہ وہ ڈائریکٹ انٹروین کر سکے. تو یہ سارا اپنے پاس اختیارات کے بعد 18ویں let me be clear on this کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک صوبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, which is obviously the case. لیکن یہاں بلدیاتی نظام کی آپ نے بات کی, آپ کے پی کے پنجاب میں ایسا مثالی نظام بنا دیں کہ اس کے بعد سندھ کی عوام خود ان سے پوچھے کہ بھائی آپ بلدیاتی نظام کب بنائیں گے, آپ کب ڈیولوشن آف پاور کریں گے, آپ کب ہم لوگوں کو ایسا نظام دیں گے جیسا پنجاب اور کے پی کے میں. ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ لیڈ بائی ایگزامپل. دیکھیں لیڈ بائی ایگزامپل کیا ہے, لیڈ بائی ایگزامپل یہ تھا کہ کے پی کا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو دوبارہ کے پی کی عوام نے الیکٹ کیا, اور یہ ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو دوسری دفعہ موقع دیا ہو. پنجاب میں پورا ایکٹ تیار ہے, لیکن اس میں جو قانونی کارروائی تھی اور قانونی جو اس کی ریکوائرمنٹس تھی اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پہ دیر کی, کیونکہ حد بندیاں ہونی تھیں اور اس کی کوئی لیگل ایشوز تھے. جو ریکوائرمنٹ حکومت کی طرف سے چاہیے تھی وہ جس وقت 2018 میں حکومت آئی ہے اس کی پہلے 2018 اکتوبر میں ہی انہوں نے کر کے اور الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی تھی. اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی کام اس پہ نہیں ہو رہا تھا. دوسرا, ہمارے جو نمائندے ہیں نون لیگ کے, جو ان کے لوکل گورنمنٹ کے لوگ تھے, انہوں نے جا کے عدالتوں میں کورٹ میں وہ ریٹ پٹیشنز بھی کی اور سٹے بھی لیا. بٹ اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو کراچی میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے, لیکن ٹوتھ لیس نظام کیا گیا. اگر ایم کیو ایم الیکٹڈ تھی اور ان کے پاس لوکل گورنمنٹ موجود تھی تو انہیں اختیارات نہیں دیے گئے, کیونکہ پیپلز پارٹی 12 سالوں سے اختیار میں ہے اور انتہا کی بدنیتی, سنگ دلی اور جو بربادی بلانے پہ تلی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ ریونیو پاکستان کا 60% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں یہ کراچی سے, اور اس کے بعد کراچی کے اوپر 1 روپیہ سپینڈ کرنے کو تیار نہیں, 5% بھی یہ اس کو نہیں دیتے ہیں, اور وہ پیسہ سارا وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے جی کلفی فالودوں والے کے پاس, وہ چلا جاتا چلے وہ ایک منی لانڈرنگ ایک اور بڑا ایشو ہے. دیکھیں میری بات سنیں انیکا, میری بات سنیں جی. آج بلاول صاحب ٹویٹ فرما رہے ہیں کہ 90 سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. بھائی 90 سالوں کے ریکارڈ تو ٹوٹ گئے, لیکن آپ کی نااہلی اور ناکامی اور بدنیتی کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے, اس لیے کہ آپ نے کراچی میں نظام ہی قائم نہیں کیا. سندھ کے اندر آج آپ حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے, بدین میں جو ہے وہ بند ٹوٹ رہے ہیں, کسی جگہ پہ آپ کو نظام نظر نہیں آتا, آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظر نہیں آتی, آپ کو ایمرجنسی سروس نظر نہیں آتی, آپ کو کوئی ایمبولنس نظر نہیں آتی, آپ کو آن گراؤنڈ کوئی فورس نظر نہیں آتی. ایمبولنس کے لیے ویسے پرائم منسٹر عمران خان نے ٹائیگر فورس ٹائیگر فورس اناؤنس کی, آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے مذاق اڑایا, پھپکیاں کسی اور اس کو دوسری کانوٹیشن میں لے کے گئے, وہ صوبہ سندھ کی حکومت تھی, وہ بلاول تھا, وہ مراد علی شاہ تھا. آج میں آگے بڑھنا بدنیتیاں ساری دنیا کو نظر آ رہی. رائٹ, ٹھیک ہو گیا کمل. مجھے ذرا سینیٹر غوث نیازی صاحب کی طرف جانے دیجیے گا. سینیٹر صاحب, ہر سال ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو پانی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, شہری عذاب میں آ جاتے ہیں, اور مانسون کی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو دریاؤں کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں, جو گاؤں ہیں, جو علاقے ہیں, وہ بھی زیر آب آ جاتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 40 سال پہلے
ڈیمز جو بننے تھے جو آج بن رہے ہیں وہ نہیں بن جانے چاہیے تھے؟ کیونکہ پی ایم ایل این تو ہمیشہ اپنے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی فخر محسوس کرتی ہے، تو انفراسٹرکچر میں جو ڈیمز بنانا تھے، کچھ ڈیمز کے اوپر پولیٹیکل ریزرویشنز ہیں ان کو ختم کرنا تھی، پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنا تھا، کیا پی ایم ایل این کو یہ بھی نہیں کر لینا چاہیے تھا اپنے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ڈیمز کی بات ہے تو ہمارے دور میں جو ڈیمز کی پلاننگ کی گئی اور اس کے لیے محمد نام اور دوسرے کیا نام ہے دوسرے ڈیم کے لیے ہم نے 120 ارب کی زمین خریدی ہے اور پھر پلاننگ تو ہماری شروع کی اور ہم نے ابھی شروع کرنا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو ڈیمز کے لیے جو فنڈ عالمی بینک نے جو لون دینا ہے اس کے راستے میں جو ہے وہ انڈیا آیا ہوا ہے اور انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ جو کچھ حصہ ڈیم کا چونکہ اس سے محمد ڈیم کے ساتھ دوسرا کیا دوسرا جو ہے بھاشا ڈیم کے کچھ ایریا گلگت بلتستان میں آتا ہے تو اس سے انڈیا نے ورلڈ بینک کو کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو آپ اس کو فنڈنگ نہ کریں، تو وہ فنڈنگ رکی ہوئی ہے۔ جب وہ فنڈنگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے 120 ارب روپے کی زمین ہم نے ہمارے دور میں خریدی گئی اور یہ جو 10 ارب روپیہ عمران خان نے اکٹھا کیا یا جو چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان نے اکٹھا کیا وہ ابھی تک وہ کہاں گیا مجھے اس کے علم نہیں ہے، لیکن آن گراؤنڈ ہم نے اس سے جگہ خریدی۔ اور جہاں تک کراچی کے تعلق ہے، کراچی میں تو پھر وہ بارشیں ہوئی ہیں، اس میں چھوٹے ڈیم وہاں بننے چاہیے تھے اور اس میں یہ چونکہ صوبائی حکومت کا پروگیٹو ہے تو وہاں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک اس پہ کراچی میں سیاسی پوائنٹس وغیرہ تو بہت کی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ بہت کم ہی کام ہوتا ہے۔ اس میں ابھی دیکھیں پچھلے 2 مہینے کچرا کرتے رہے، لیکن آن گراؤنڈ پھر انہوں نے فوج کو بلایا اور FWI ہے اس نے آ کے کوئی نالے صاف کیا، پتہ نہیں اب نالے صاف کرنے کے باوجود جب کراچی کے ہم ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دریا سندھ بلکہ دریا پانی پورے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں ہے اصل میں پلانے کی بھی کچھ کمی ہے اور تمام سیاسی پارٹی کو ایک پیج پہ آ کے کراچی کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا اور کچھ ورلڈ بینک بھی امداد کرنا چاہتا ہے بڑے شہروں کے لیے، اس کے لیے بھی لیکن کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا۔ یہاں ہم نے پچھلے 2 مہینے دیکھا ہے کہ حکومت اور وہاں کی صوبائی حکومت جو ہے وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور اس میں سیاسی پوائنٹس کورنگ تو کی گئی ہے لیکن آن گراؤنڈ کام نہیں ہوا، تو سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور کراچی کے حالات جو ہیں اس سے پھر نکلنے کا طریقہ سوچیں تو تب یہ بات ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ۔ اور پھر بلدیات کا جو نظام ہے وہ کراچی کو وہ اسی وقت پر بھی رو رہا تھا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے جو یہ 18 پاس ہوئی ہے صوبوں کو حقوق ملے ہیں، صوبوں نے حقوق جو اپنے ہیں جو فنڈ ہیں یا حقوق ہیں وہ آگے ٹرانسفر نہیں کیے بلدیات کو، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے کام نالیوں کی صفائی یہ بلدیات کا کام ہوتا ہے۔ تو وسیم اختر جو سابق میئر تھے وہ اس چیز سے کہ مجھے فنڈ چاہیے، فنڈ نہیں دیے گئے، اور یہ سارے صوبوں میں ایسی بات ہے۔ پنجاب دیکھ لیں، KPK دیکھ لیں، پنجاب میں تو آتے ہی حکومت نے جو ہے بلدیاتی جو ادارے تھے وہ ختم کر دیے ایک قانون کے ذریعے۔ KPK میں ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور ابھی تک کوئی الیکشن کا شیڈول نہیں ہوا۔ کراچی میں 30 اگست کو شیڈول یہ میعاد ختم ہو جائے گی بلدیات کی، اور اس کے بعد کب الیکشن ہوں گے کوئی ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ تو یہ بہرحال صوبائی حکومتوں کو یہ کمزوری ہے، یا اس میں چونکہ MPs وغیرہ زیادہ دل ہوتا ہے، ان کا دل ہوتا ہے کہ جتنے فنڈز ہمارے تھرو خرچ ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ بلدیات میں طاقتور ہوں۔ سینیٹر صاحب، PMLN نے بلدیات کی جو اسٹرینتھننگ ہے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ کیونکہ 18ویں ترمیم تو پاس کر دی پیپلز پارٹی نے، اس کے بعد آپ کے پاس بھی 5 سال تھے کہ آپ بلدیات کو اس قدر اسٹرینتھن کر دیتے کہ بلدیات کے بغیر عوام ایکسیپٹ ہی نہ کرتے کوئی اور سسٹم۔ ہمارے دور میں ہم نے بلدیات کے الیکشن کرایا، اس میں تھوڑا بہت کام بھی شروع ہوا، اور پھر ہم نے جو 5 سال گزارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا جو ہے وہ اس میں ہم نے کرائسس بھی گزارا۔ 13 میں ہماری حکومت آئی، مئی 13 میں ہم نے 1 جون کو 13 کو ہم نے اقتدار سنبھالا، پھر اسی سال دھرنے کی تیاری شروع ہو گئی اور پھر پورا سال دھرنے میں 14 گزرا۔
उसके बाद हमने वो बल्दियात करे, तो उस दिनों में जितने हमारे से हो सकता था हमने पूरी कोशिश के साथ खास करके 2000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, बिजली के प्लांट लगाए, उस वक्त तो ये था, बिजली का भी था, और बहुत से कॉलेज स्कूलों को अपग्रेड किया सेहत के मामले में। और जो हमने पंजाब में स्टैंडर्ड कायम किया वो अभी तक कोई सूबा नहीं कायम कर सका है। राइट। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, कराची एक ऐसा शहर जो कि रोशनियों का शहर कहा जाता था, वो पानी में डूब गया सेनेटर साहब। तकरीबन 12 साल तो आप लोगों की हुकूमत को हो गए उधर। सीवरेज का निज़ाम, नालों की सफाई, नक्कासी आब का सिस्टम, किधर गया सारा? वो जो सिंध के बारे में पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि हम कराची को ओन करते हैं, कराची जो है वो सिंध का एक अटूट हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो कि हमारे लिए उतना ही करीब है जितना लाड़काना करीब है। पानी पानी हुआ पड़ा है सेनेटर साहब। देखें, सिर्फ कराची नहीं, कल शाम को मैं कराची से आ रहा हूँ, कराची के मेन रोड्स जो भी हैं सब साफ पड़े हुए हैं। मैं अभी मिट्टी में बैठा हूँ, वहां पे भी लो लाइन जो इलाके हैं वो डूबे हुए हैं, हालांकि थर में पानी खड़ा नहीं होता है। डीपलो हमारा है, उसमें भी पानी है, वो जो लो लाइंग एरिया हैं। लाहौर और पिंडी की तस्वीर भी मैंने देखी है, और इस्लामाबाद में था तो एक दफा पिंडी जाना भी हुआ था बारिशों के बाद। तो हाँ, इशू है। वो शहर लाहौर जो रोशनियों का शहर था वो खराब कब से होना शुरू हुआ और किन लोगों ने किया? ये लोग जो काने, ये टिंडे और ये बोरी बंद वाले, ये ढक्कन चोर जब से आए हैं तब से उन लोगों ने कराची के माहौल को, रोशनियों के शहर को खराब किया है। ये जो यहाँ जब पे दहशतगर्दी होती थी, कहीं से भी कराची जाने वाले लोग डरते थे कि कहीं मारे ना जाए कराची में, वो कुछ वक्त पहले से जब स्टेट के सब ऑर्गन्स ने फैसला किया और उनको कंट्रोल किया तो कराची कुछ अमन अमान के हवाले से बेहतर हुआ। ये जो लोग पाकिस्तान का लबादा ओढ़कर राह के एजेंट कराची में घुस गए, उन्होंने कराची शहर को खराब किया है। हम पूरी कोशिश करते हैं कराची शहर को साफ करें, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि खराब करना आसान होता है, बनाना मुश्किल होता है। सेनेटर साहब, नाले साफ करना कितना मुश्किल काम है? उसके अंदर वो उन्होंने बोरी बंद लाशें तो नहीं डाली होंगी ना सेनेटर साहब? साफ करने का काम जो है गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 85 से जो है वो उन लोगों के ही हवाले है जिन लोगों का यहाँ पे कराची पे राज चलता है। वो तो अभी वसीम अख्तर साहब, और जिन लोगों को स्टेट के इदारों ने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि एमक्यूएम लंदन जो है, जो कराची पे राज करती थी, वो राह के लिए काम कर रही है। माना, लेकिन वो आपके इत्तेहादी रहे हैं सेनेटर साहब। अगर राज करेगा तो ऐसे हालात तो होंगे। माना आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वो आपके इत्तेहादी रहे हैं। जब वो एमक्यूएम लंदन से कंट्रोल होती थी तब भी वो आपके इत्तेहादी थे, तो कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना, पूरे सूबे के ऊपर हुकूमत है। लेकिन ये कराची को खराब करने के लिए किसी एक पार्टी को, मैं नहीं कह रहा को पीपुल्स पार्टी को कहो या और किसी पार्टी को कहो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। स्टेट को चाहिए कि ये जो राह के एजेंट पाकिस्तान की मोहब्बतनी के नाम पे, आज भी किसी को देखा है कि कोई राह के एजेंटों पे कराची में जो थे उनको लानते भेजता हो? राह के एजेंट को अल्ताफ हुसैन पे कोई बात करने के लिए तैयार है एमक्यूएम पाकिस्तान से? कोई हमारा उन तो डिसोन कर दिया ना सेनेटर साहब, वाकयात तो कराची को खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसोन कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि जो भी कराची के अंदर हुआ उसके ऊपर एक जमात जो कि ऑफकोर्स एमक्यूएम है वो काबिज थी। एमक्यूएम वाले जो मेयर हैं वसीम अख्तर, जिनका अभी टेन्योर खत्म हो गया तकरीबन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाएगा, वो तो कहते हैं मुझे कभी अथॉरिटी दी ही नहीं गई। आप जिम्मेदारी अथॉरिटी के बगैर दे दें तो काम क्या होगा? अगर चलिए माना उनकी गलती है या उनके मुताबिक आपकी गलती है, मिलकर बैठकर कराची के मसले को हल करना को बहुत मुश्किल तो नहीं था सेनेटर साहब? देखें, मिलकर बैठना जब आपकी नीयतें ठीक हो ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि कराची को खराब करने में वो अमन अमान के हवाले से हो, गंदगी से हवाले से हो, उसमें वो राह के एजेंट और राह के हिदायतों पे जो काम लोग कर रहे थे वो थे। अभी भी वो किसी न किसी तरह से छुपे हुए किसी न किसी तंजीम के नाम पे बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारी नीयतें ठीक नहीं होंगी, हाँ हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है तो
आपको मेन रोड्स आपको आज भी साफ नजर आएंगे। आप शाहराह फैसल पे जाएं, आप कराची यूनिवर्सिटी रोड पे जाएं, आप जो भी मेन शाहराह हैं उनको हम ठीक कर चुके हैं। बाकी जो लो लाइंग एरियाज हैं जहां नालों पे कब्जे हैं, वो कब्जे किन किन लोगों ने किए हुए, तो वो जब तक साफ नहीं होंगे, ये नालों पे कब्जे हो गए। जब ज्यादा 100 सालों में सबसे ज्यादा बारिश पड़ी हुई है, जब थरपार कर जहाँ पे रेती है, जहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता है, हम दुआएं मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा बारिश हो, वहां पे भी लो लाइंग एरियाज में, शहरों में जो जहाँ पे तरह या पानी इकट्ठा होने के इलाके थे, वहां पे लोग बैठ गए तो डूबेंगे। तो कराची के नालों पे बैठ गए, मली नदी पे कब्जा है, ये गुजर नाला जो कहते हैं इस पे कब्जा है। राइट, ठीक है, चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वॉल्स की नई सोलेरो मैंगो, जिसके हर बाइट में है वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची जो पानी पानी हुआ पड़ा है और कुछ समझ नहीं आ रही है कराची वालों को कि वो किधर जाएं। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इतनी अबतर है कि जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए मुश्किलात बनी हुई हैं इस मौके के ऊपर। कमल, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि जो कराची में सारा का सारा सिस्टम संभाले बैठे थे, उनको बार बार रॉ का एजेंट कह रहे हैं एमक्यूएम को, वो तो आपके साथ थे, आपके इत्तेहादी थे, फोर्स करते कि कराची में काम करे। अब जब टेन्योर खत्म हो गया तो वसीम अख्तर साहब जो है कागज भी पकड़ के ला रहे हैं, वो रो भी रहे हैं, उनके जज्बात भी उनके काबू में नहीं आ रहे। तो अगर इतनी नाकामी थी तो आप कहते अपने इत्तेहादियों को कि जी दे इधर रिजाइन, आपसे बलदियाती निजाम नहीं चल रहा, ताकि मलबा जो है इनडायरेक्टली आपकी तरफ तो ना है कि कराची में जानबूझ के काम नहीं कराने की कोशिश की जा रही थी वाया एमक्यूएम। देखिए, पहली बात तो ये कि ज्ञानचंद साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो इस किस्म की वेग और बेतुकी स्टेटमेंट्स देंगे। निज़ाम को आप टेम्पर नहीं कर सकते। हमारे एमक्यूएम ज़रूर इत्तेहादी हैं, लेकिन वो नेशनल असम्बली में हमारे इत्तेहादी हैं और हम वहाँ पे जो काम करते हैं या लॉ मेकिंग करते हैं उसमें वो हमारा साथ देते हैं। सूबे में हमारी जो पार्टी है वो आपकी अपोजिशन है और एमक्यूएम जो है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट में और इलेक्ट होकर आए हुए हैं। हम उनको यहाँ से कैसे बैठ के डिक्टेशन दे के आप इलेक्टेड मेंबरान हैं और आप छोड़ दें? हमारी वो पार्टी गुलाम तो नहीं, हम आपकी तरह नहीं है। हम जमहूरियत लेकर आ रहे हैं और जमहूरियत में यकीन रखते हैं। अब आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि जो 3 टियर की गवर्नमेंट होती है उसके कोई असूल हैं, कोई उसके कवायद व ज़वाबित हैं। यही 18वीं तरमीम जो फेडरल को पाबंद करती है एनएफसी के लिए और पावर्स देती है सीएम को और सूबे को, वही 18वीं तरमीम आगे सूबे को डिक्टेट करती है कि वो आगे लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। शिक नंबर 140 आप उठा के देख लें कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों नहीं इन्होंने एम्पावर किया आज तक? 12 सालों में क्यों नहीं इन्होंने उनको पावर्स दी? वो 2 सालों का मलबा आप हमारे पे डाल रहे हैं, 12 सालों का मलबा आप किस पे डालेंगे जब से आपकी हुकूमत है यहाँ पे? राइट। आपने मुझे बताएं, आप मुझे बताइए, ये चाइना कटिंग, ये जो यहाँ पे जो उज़ैर बलोच वाला जो सिस्टम चलाया, जो आपने यहाँ पर जितने यहाँ पे गैंग वॉर्स कराते रहे, यहाँ पे जो आपने चंदे और जो आप लोग यहाँ पे ऊपर जो क्या कहते हैं कब्जा माफिया के हवाले आपने किए रखा, सारे नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई, आप सो रहे थे? आप 12 सालों से आंखें बंद करके पड़े हुए थे? असल मसला ये है कि गवर्नेंस ना इनकी पहले थी, जब ये फेडरल में थे तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने कानों को हाथ लगाया था और सिंध को तो मजलूम कौम को इन्होंने गोली के और डंडे के ऊपर रखा हुआ है। गवर्नेंस हल की तरफ आना चाह रही करनी आती है। मैं अब हल की तरफ आना चाह रही हूँ। कंसेंसस डेवलप करना बड़ा जरूरी है, कराची का मैटर हो या ओवरऑल पॉलिटिकल कंसेंसस हो। अब ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो क्रिएट होगा उसके अंदर ऑफ कोर्स पहल गवर्नमेंट को करना पड़ेगी, और जहां अपोजिशन की तरफ से गड़बड़ है वहां गवर्नमेंट की तरफ से भी कंसेंसस के मामले पे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर गौस नियाजी साहब ने, जो अभी आपने सुना ही होगा, फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो शख्स नाजेबा या फिर बहुत सख्त गुफ्तगू करता है उसको तो शाबाशी देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कमल कंसेंसस कैसे डेवलप होगा कि हम मुल्की मसाइल, अवामी मसाइल, जेन्युइन मसाइल की तरफ ध्यान दें, ना कि सिर्फ ये पॉलिटिकल खिचखिच करते रहें?
कादिर पटेल, सईद गनी और ये मुर्तज़ा वहाब ये इमरान खान के साथ होते हैं। इनकी ज़ुबानें आपने सुनी है? इमरान खान साहब एक धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन अपने इरादों में बहुत मजबूत हैं। वो बिलो द बेल्ट कभी ना गए हैं, ना उन्होंने घर की खवातीन के बारे में कभी बात की। मुझे एक स्टेटमेंट भी अगर आप उठा के दिखा लें, इन लोगों की ये आते हैं। दूसरी बात ये है, कंसेंसस कैसे डेवलप हो? कंसेंसस इस तरह डेवलप होता है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट को एनडीएमए को भेजा कराची में कि जाके काम करो, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि ओ हो फेडरल आ गया हमारे पे, हमारी 18वीं तरमीम पे धावा बोल दिया है। कंसेंसस इस तरह डेवलप होता है कि एक टीम बनाई गई एनसीओसी के अंडर और उनकी कंसेंसस के लिए बिठाया एमक्यूएम को, पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को, तो मुराद अली शाह सड़कों पे निकल पड़े और चीखे मारने लग पड़े कि इख्तियारात सारे सूबा सिंध के पास है, सिंध की हुकूमत के पास है और एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं वो हम किसी को नहीं देंगे। किस तरह कंसेंसस डेवलप होगा मुझे बताएं? क्या हमने वहां डमीज भेजी हैं? अच्छा मुझे हल बता दे, किस तरह बैठ मुझे हल बता दे कैसे कंसेंसस डेवलप होगा, बिकॉज कंसेंसस के अलावा और कुछ चारा हल नहीं। इसका देखें अनीका, अगर तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलेंगे, इसका हल यही है कि अवाम रोती बिलकती रहेगी और ये हार्टलेस, स्पाइनलेस और जो क्या कहते हैं जिस किस्म के ये जालिम किस्म के हुक्मरान इनके पीपल्स पार्टी के इनके ऊपर मुसल्लत रहेंगे। अगर हल निकालने हैं तो अब अवाम को भी सोचना पड़ेगा और हमें भी सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हल निकालना है, क्योंकि ये काम करने को तैयार नहीं है, ना इनके पास अहलियत है, ना ये करना चाहते हैं। बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची के मसले पे, क्यों नहीं बुलाते? किधर है मौलाना फजलुर रहमान, किधर है वो शहबाज शरीफ? आप ही कुछ आप कर बताएं लें। मुझे, क्यों? मुझे आप मुझे बताइए, आप मुझे बताएं कराची में क्या पाकिस्तान की आवाम नहीं है? कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कराची के मसाइल नहीं है? क्यों नहीं बुला रहे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? और ये वैसे भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ये ऑल अपोजिशन पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि इनका एक एजेंडा है कि इस हुकूमत को गिरा दो जो हमें एक्सपोज कर रहे हैं, जो हमारे सारे खाते जो इधर उधर के थे वो बंद कर रहे हैं। राइट। अच्छा मैं वन लाइनर जवाब क्या कराची का इशू नहीं है? ठीक है आज पूरा राइट। सेनेटर गौस नियाजी साहब, अभी जो कराची पर सियासत चल रही है और ओवरऑल जो सियासत की सूरत हाल है कि हर जगह समहाउ द अदर कन्फ्रंटेशन है, कोई बैठ कर बात करने को तैयार नहीं है, खा वो अपोजिशन हो या वो गवर्नमेंट हो। इस मसले को कैसे हल किया जाए, क्योंकि कोई भी इशू कंसेंसस के बगैर यहाँ हल हो नहीं सकता। अब देखिए जी, बदकिस्मती से ये पैर लग पाकिस्तान की है कि ऐसे एक पार्टी सियासी के इक़्तिदार में आ गई है कि उसने सारे तमाम रवायात जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं और फिर इल्ज़ाम तराशी के ऐसा सिस्टम शुरू किया है। अब तो उसमें जो है काम करना मुश्किल हो गया है। तो एक तो हुकूमत काम नहीं करे, दूसरे ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम होता है। ब्यूरोक्रेसी भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है कि उनको भी धमकियाँ, हम ये कर देंगे, हम मुअत्तल निकाल देंगे, हम निकाल देंगे, और नैब के डरावे दे दे के अभी कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तो इनके होते हुए कोई तरक्की की तवक्को रखना या बेहतरी की तवक्को करना मेरे ख्याल में बहुत जो है ये। लेकिन सेनेटर साहब, क्या सारा मलबा हुकूमत पे गिराया जा सकता है? क्या सारा मलबा हुकूमत को दिया जा सकता है? मोरद इल्जाम अगर ताली दो हाथ से बचती है, अगर हुकूमत गलती पर है तो कुछ ऑपोजिशन भी तो गलती पर होगी ना? नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं, अगर ये सिस्टम चल रहा है या निज़ाम हुकूमत चल रहा है तो एक जिम्मेदार पोजीशन की वजह से चल रहा है, इनकी वजह से नहीं चल रहा। ये तो हर कोई मौका ऐसा जाने नहीं देते जिससे डिस्टेबिलिटी हो। मतलब हुकूमत का काम होता है अपोजिशन की बातें सुनना, अपोजिशन की तनकीद सुनना, ये उलट चलते हैं। ये उल्टा वो अभी कंटेनर वाला, अभी के दिमाग में कंटेनर वाली सियासत है, उससे बाहर ही निकल सके। 2 साल हो गए हुकूमत को, और बल्कि 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, और जब 2.5 साल हो जाए तो हुकूमत फिर अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। अपने जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन पूरे करने के करीब होती हैं, लेकिन इस हुकूमत ने तो अभी एक ईंट भी नहीं लगाई, और फिर अभी कोई अमकान भी नहीं है कुछ फ्यूचर में कि ये इससे कोई अच्छाई की तवक्को रखें। आप सेनेट में जैसे बिल वो फाटा के FATF के बिल थे, वो क्यों जो है वो रिजेक्ट हुए? उसकी वजह यह थी कि इन्होंने हमारे दोनों मुस्लिम लीग नून की क़यादत और जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुरा भला कहा कायदे अवान ने, और हमने कहा तो अल्फाज वापस है, तो अल्फाज वापस नहीं, इससे बिल पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये इनकी मतलब है कोई बुर्दबारी वाली बात है नहीं। वो खान साहब हर उस बंदे को शाबाश देते हैं जो अपोजिशन पर तरकीब करता है या गालियाँ देता है। जो जिस तरह नवाज शरीफ को गालियाँ दे, शाम को वही शाबाश पाता है, चाहे जरदारी को गालियाँ दे,
پھر آ کے شام کو شہباز ملتی ہے. اور بلکہ جب پرائم منسٹر صبح آتے ہیں تو پہلے صبح اپنے سیکریٹریٹ میں پہلے اپنے سوشل ٹیم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے شام کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ جتنی یہ جو کرپشن ہے، یہ آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، یہ پولیوشن کی وجہ سے ہے، اور ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. حالانکہ آٹا چور اور چینی چور ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے. اور جس مسئلے کی طرف توجہ دلائی جائے، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جی لندن میں سیر کر رہا ہے، جی ہوٹل میں بیٹھا ہے، جی پانی پی رہا ہے، جی ریسٹورینٹ پہ واک کر رہا ہے، جی یہ کر رہا ہے. تو اس قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور مجھے نہیں جو آپ کو ٹھیک ہے سیاسی صحیح سینیٹر